इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे जुर्म हुए हैं जो अनसुलझे हैं, लेकिन कई ऐसे जुर्म हुए हैं जिसमें साबित तो नहीं हुआ, लेकिन जो पुलिस है या फिर इन्वेस्टिगेटिव टीम है, जुडिशरी है, अदालतें हैं, उन्हें लगता है कि नहीं, मुजरिम तो है ये और इसको सज़ा देनी चाहिए। लेकिन कानून की मुश्किल ये है कि बिना सबूत के, बिना गवाह के किसी केस में आप किसी को गुनहगार नहीं ठहरा सकते। ऐसे अनगिनत केस हैं। आज की जो कहानी है वो अमेरिका की हिस्ट्री में एक ऐसी कहानी है जिस पे लंबे वक्त तक चर्चा चली, लंबे वक्त तक अखबारों में सुर्खियां बनी, इस पर न मालूम कितनी फिल्में बनी, कई नॉवेल लिखे गए, लेकिन आज भी ये केस अनसुलझा है। कहानी बेहद दिलचस्प है। ये कहानी है 1800 की कहानी है, 1892 की, बल्कि 1892, मतलब लगभग 130 साल पुरानी कहानी अमेरिका के शहर मैसाचुसेट्स की है। इसी मैसाचुसेट्स में एक परिवार रहा करता था, बेहद अमीर। वहाँ के फॉल रिवर एक इलाका है वहाँ पर, और ये एंड्रयू जैक्सन बोर्डे का परिवार था। एंड्रयू जैक्सन एक बड़े ही कामयाब बिजनेसमैन थे। इनका अपना टेक्सटाइल का बिजनेस था, अपना प्रॉपर्टी का बिजनेस था, और मतलब बेहद रईस, करोड़पति उस जमाने में। परिवार में इनके दो बेटी थीं, एक का नाम था लिजी बॉर्डन और दूसरी बेटी, जो बड़ी बेटी थी, उसका नाम था एमा बॉर्डन, और इनकी एक वाइफ थी सारा। तो लिजी और एमा ये दोनों अब बड़ी हो रही थी, और इसी दौरान में इन दोनों की माँ यानी सारा की मौत हो जाती है। सारा की मौत के बाद चीज़ें बदलनी शुरू हो जाती हैं। अब तक लिजी और एमा बड़े खुश थे अपने मॉम डैड के साथ, लेकिन माँ की मौत ने थोड़ा सा घर का माहौल बदल दिया। पिता इतना ध्यान नहीं रखते, वो अपने बिजनेस में ही ज़्यादा बिजी एंड्रयू। और फिर 3 साल के बाद सारा की मौत के एंड्रयू ने दूसरी शादी कर ली। अब दूसरी शादी के बाद घर का माहौल और भी बदल गया। जो दूसरी शादी की उन्होंने, जिससे एबी डर्फी, तो एबी से शादी की। एबी एंड्रयू से उम्र में कम थी, और इन दोनों लड़कियों को लगता था कि उसने सिर्फ उनके पिता के दौलत के लिए शादी की। दोनों बेटियां बड़ी भी हो रही थी, तो उन्होंने कभी भी एबी को अपनी माँ का दर्जा नहीं दिया, वो हमेशा स्टेप मॉम ही बुलाती थी। अब इधर उसके जो पिता थे एंड्रयू, वो भी माँ की मौत के बाद इन दोनों की थोड़े बदलने शुरू हो गए, बेटियों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। और वो बड़े नियम के सख्त, पुरानी सोच, और एक नंबर का कंजूस। वो बहुत सारे अपने एम्प्लॉय को भी वक्त पे पैसे नहीं देता। उस ज़माने में जो जिस इलाके में ये लोग रहते थे, शानदार घर में, इस फॉल रिवर के पास, तो बाकी जो पड़ोसी थे, इनकी हैसियत के लोग थे, उन सारे बच्चों के पास तमाम सुख सुविधाएं थी, लेकिन वो अपनी दोनों बेटियों को भी इतनी सुख सुविधाएं नहीं देता। बहुत ही स्ट्रिक्ट था, बाहर जाने नहीं देता, पार्टी वार्टी से भी दूर रखता, घर में कोई मनोरंजन की चीज़ नहीं होती। इधर सौतेली माँ के आने के बाद दोनों बेटियां, हालांकि इनमें से खासतौर पर लीजी, वो थोड़ी ज़्यादा गुस्सैल थी, जो छोटी बेटी थी। उसे बार बार लगता था कि उसका जो पिता है वो उन दोनों बहनों का ख्याल नहीं रख रहा है। एमा कम बोलने वाली थी, थोड़ी सी दब्बू टाइप की। लिजी थोड़ी सी बढ़ चढ़ कर, उसे दोस्तों के साथ उठना बैठना, पार्टी करना, ये सब पसंद था। सौतेली माँ के आने के बाद घर की चीज़ें बदलनी शुरू हुई। पिता लगातार दोनों बेटियों को डांटता भी था, टोकता भी था। इसी दौरान में हुआ यह कि बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी थी जो अब एबी के रिश्तेदार एक एक करके घर आने रहने लगे, लिजी और एमा के घर पर। शानदार वो घर था। अब एंड्रयू जो है, अपनी बीवी के कहने पर अपने सालों को, अपने ससुराल के बाकी रिश्तेदारों को गिफ्ट देने लगा, यहाँ तक कि कुछ प्रॉपर्टी भी देने लगा। और एक जो इनकी माँ का घर था, सारा का, वो भी उन्होंने एबी के एक रिश्तेदार को गिफ्ट कर दिया। अब धीरे धीरे जिस तरीके से एंड्रयू अपनी वाइफ के कहने पर अपने ससुराल वालों को ये सारे गिफ्ट दे रहा था, लिजी को बहुत बुरा लगा। उसे लगा कि अगर इसी रफ्तार से ये देता रहा तो शायद हम लोग के हिस्से में कुछ बचेगा ही नहीं। और वो अपनी माँ से और नफरत करने लगी, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी माँ ही इन सारी चीज़ों के पीछे है। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे लिजी के अंदर जहर भरने लगी। लिजी एमा से भी ये बात करती, लेकिन एमा सीधी सादी थी, वो कहती कोई बात नहीं। अब इधर इन दोनों की उम्र भी करीब 30-32 साल हो चुकी थी 1892 में, क्योंकि लिजी की पैदाइश जो थी वो 1860 में थी, 1860। अब ये 92 आ गया, तो लगभग 32 साल की हो गई। लेकिन दोनों बहनों की अभी तक शादी नहीं हुई। और उस ज़माने में, उस दौर में, 1890 की हम बात कर रहे हैं, जो कल्चर, समाज था, उसमें यह था कि इतनी लेट शादी करने को लोग अच्छा नहीं मानते थे। अमूमन 20-25 साल की उम्र में शादियाँ हो जाती थी। अब ये दोनों 30 पार कर गई, दोनों की शादी नहीं हो रही। दोनों इस बात से भी दुखी थी। पिता कभी ध्यान नहीं देता इस तरफ,
हालांकि कई बार पिता ये भी कहता कि शायद लिज़ी शादी नहीं करना चाहती, लेकिन बड़ी बहन एमा तो करना चाहती थी। लेकिन उन दोनों की शादी भी नहीं हो रही। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे लिज़ी के दिमाग में घर कर गई। और इसी के बाद फिर आती है एक तारीख 4 अगस्त 1892, 4 अगस्त 1892। इस फॉल रिवर के घर में लिज़ी, एमा, उसकी सौतेली माँ एबी और बाप एंड्रयू, ये 4 लोग थे। इसके अलावा एक मेड। और इत्तेफाक से एक रात पहले लिज़ी के सगे मामा, जो उसके सारा का और सगा भाई था, वो आया हुआ था किसी काम से। 4 अगस्त की सुबह होती है। सुबह गार्डन में चाय वाय पीने के बाद, और उस दिन कहते हैं 4 अगस्त 1900 या 1892, 1892 है ये। इस जगह पे फॉल रिवर में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो वॉक करने के लिए जाया करता था एंड्रयू। उस दिन भी सुबह वॉक करने के लिए गया। उसके बाद वो वापस आया, मामा घर से निकल गया, एमा कहीं और गई थी बाहर, मेड सेकंड फ्लोर पे अपना विंडो साफ कर रही है। इसी दौरान में करीब 11 बजे का वक्त होगा, लिज़ी के चीखने की आवाज़ आई। लिज़ी ने मेड को आवाज़ दी शोर मचाते हुए, जल्दी आओ, पापा को किसी ने मार दिया। वो भाग कर आती है, बेडरूम में जाती है। मंजर बहुत ही विभत्स था। बहुत ही बेदर्दी के साथ एंड्रयू को मारा गया था। उसकी आंखों के ऊपर, चेहरे के ऊपर नुकीली चीज़ से वार किया गया था। खून ही खून था चारों तरफ, और जिस्म पर अलग अलग करीब 11 वार थे, और बड़े बुरी तरीके से मारा गया। अब ये देखते ही शोर सुनकर कुछ पड़ोसी भी आ गए। तब तक पुलिस आ गई। अब पुलिस आई और उसके बाद लाश देखी, पुलिस भी हैरान। अब पुलिस ने फिर पूछा कि बाकी लोग घर के कहाँ हैं। तब तक पता चला एमा बाहर है, वो भी थोड़ी देर में आ गई, मेड वहीं। अब ये था कि एबी कहाँ है, सौतेली माँ, तो कुछ पता नहीं। तो उसने कहा कि चेक करो घर में हो शायद कहीं। तो तीसरी मंजिल पे उसी घर के बाकी लोग, घर के नौकर ये जाते हैं, वहाँ जाते हैं तो फिर एक चीख की आवाज़ सुनाई देती है। उस कमरे में एबी की लाश पड़ी थी, और उसकी लाश और भी बुरी हालत में थी। चेहरे पर, सर पर किसी तेज धार हथियार से वार किया गया था। अब एक घर के अंदर 2 लाशें, दोनों पति पत्नी की लाशें, और दोनों को बहुत बुरी तरह से मारा गया। पुलिस ने जब तफ्तीश की तो पता चला घर के अंदर एक मेड, वो अपनी सफाई में लगी हुई, और उस वक्त लिज़ी थी और कोई था नहीं। घर की जो दरवाजे और बाकी चीज़ें चेक की तो पता चला कि कोई फोर्सफुल एंट्री नहीं थी। दरवाज़ा ना तोड़ा गया, ना कुछ ऐसा था। घर के अंदर से कोई सामान गायब नहीं, न लूटपाट, न चोरी। अब पुलिस ने खैर दोनों लाश को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि एबी की मौत करीब 9 बजे के आसपास हुई थी, और एंड्रयू की मौत करीब 11 बजे। यानी इन दोनों के मौत के बीच में 2 घंटे का फ़र्क था। अब एक घर के अंदर अगर 2 कत्ल होता है तो बाहर से कोई कातिल आएगा तो एक कत्ल करने के बाद 2 घंटा तब इत्मीनान से बैठेगा नहीं, इंतज़ार नहीं करेगा पकड़े जाने के, खुद वो फटाफट अपना काम करेगा और भागेगा। लेकिन यहाँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने और उलझन पैदा कर दी कि एक ही घर के अंदर 2 कत्ल, लेकिन दोनों कत्ल के बीच में 2 घंटे का फासला। अब पुलिस को यह था कि यह काम किसी घर के अंदरूनी शख्स नहीं किया। पुलिस ने तफ्तीश की, मेड की सारी चीज़ें सब कुछ ठीक निकली बयान। एमा भी बाहर थी, उसका कोई मतलब नहीं था। उसके जो मामा हैं वो भी निकल चुके थे। अब बची लिज़ी। अब लिज़ी से जब पुलिस ने पूछताछ की तो लिज़ी शुरुआत से ही अपने ही बयान को बार बार खारिज कर रही है। कभी कहती कि जब वो कत्ल हुआ तो घर के बाहर चली गई थी, कभी कहती कि जब वो कत्ल हुआ तो वो अपने फ़िशिंग के सामान, क्योंकि नेक्स्ट वीक उसे फ़िशिंग के लिए जाना था, वो ढूंढ रही थी बेसमेंट में। कभी कहती कि वो 2nd फ्लोर पे थी, कभी कहती कि गार्डन में थी। फिर उसने ये भी कहा कि जब उसके फादर आए तो वो थके हुए थे वॉक करके, तब हमने उनका जो बूट पहनकर वो वॉक करते थे निकाल कर हमने स्लीपर पहनाया। लेकिन क्राइम सीन के उस वक्त जब पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जो फोटोग्राफ्स लिए उसमें पैर में एंड्रयू के बूट ही था, स्लीपर नहीं था। तो अब लिज़ी झूठ बोल रही कि उसने चप्पल पहना है। सबसे ज़्यादा जो पुलिस ने गौर किया वो ये कि लिज़ी को कहीं भी कोई अफसोस या सदमा नहीं है कि उसके पिता की मौत हो गई। चलो सौतेली माँ से वो प्यार नहीं करती थी, लेकिन बाप तो असली था। लेकिन उसे कुछ एहसास नहीं। उधर एमा की हालत ख़राब रो रो कर। अब पुलिस ने भी देखा अब दोनों बेटियां हैं। पुलिस ने अपना काम किया, घर से निकल गए। कुछ पड़ोसी भी आ गए, बाकी लोग। थोड़ी देर के बाद लिज़ी एमा से कहती है कि मुझे भूख लगी है, कुछ खिलाओ। अब एमा यहाँ पे थोड़ी सी शौक हो गई कि अभी अभी घर से 2 लाश उठी है, माँ बाप दोनों नहीं रहे, रो रो कर उसका बुरा हाल है। यहाँ उसकी छोटी बहन कह रही भूख लगी, उसके चेहरे पे कोई तनाव, कोई कहीं से अफसोस, ये है ही नहीं। उसे बड़ा अजीब बिहेवियर लगा उसका। खैर फिर भी उसे लगा कि शायद ये ऐसे ही है।
अब पुलिस इधर तफ्तीश कर रही है। 4 अगस्त का ये मामला था, धीरे धीरे 4 अगस्त के बाद 5, अब जिसने भी ये खबर सुनी सभी एक रईस आदमी का कत्ल हुआ था। अब पुलिस अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन कर ली, कहीं से कोई क्लू, कोई सबूत नहीं मिल रहा है। लेकिन इस दौरान में लिज़ी के बिहेवियर और बर्ताव पर पुलिस की नज़र बारीकी से थी, क्योंकि वो सस्पेक्ट नंबर 1 थी अपने बयानों को लेकर, उस घर में इकलौती थी वो, उसके झूठ को लेकर। फिर जब पुलिस ने पता किया तो उसका ये था कि वो बहुत ही गुस्सैल भी है और माँ बाप से उसे बिल्कुल प्यार नहीं था अपनी असली माँ की मौत के बाद से ही, बल्कि उसे अपने बाप से शिकायत थी। एमा के बारे में ये था कि एमा बिल्कुल कूल है, उसे अपने हालांकि पिता के गुजरने की बड़ी उसको सदमा लगा उसे। पुलिस तफ्तीश करती रही, आखिरकार पुलिस को ये लगा, उसी दौरान में पुलिस ने, जिस दिन ये मौका वारदात की बात है 4 अगस्त 1892, एक पुलिस अफसर ने ध्यान दिया कि लिज़ी के कपड़े पर एक हल्का सा दाग है, शायद ब्लड स्टेन, खून का एक धब्बा, एक हल्का सा। उसने पूछा लिज़ी से ये क्या है, तो उसने कहा कि मैंने सूप पी थी, शायद सूप का एक बूंद गिर गया कपड़े पर। उसने कहा ठीक है। उस पुलिस अफसर ने कहा कि इस कपड़े को आप संभाल कर रखना, आगे हो सकता है जांच में काम आएगा। उसने कहा ठीक है। पुलिस वाले चले गए। अब 4 से 5, 6, 7, 8 अगस्त बीत रहा है। इधर अब उसी घर में लिज़ी और एमा, एक बड़ा सा बंगला है, सो रहे हैं जिसमें 2 कत्ल हुआ है। एमा को इधर लिज़ी के बर्ताव से अब डर लगने लगा है। जिस घर में 2 कत्ल हुआ और इतनी बेदर्दी से हुआ, उसी के एक फ्लोर पर ये दोनों बहनें एक ही रूम में सो रही हैं और रात को लिज़ी उठती, चक्कर काटती, रात रात भर वो जागती, इधर उधर जाती। तो जब जब ऐसा करती एमा को डर होता। एमा को लगा कि इसके चेहरे पे, इसकी बाकी चीज़ों से कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि इसे कोई अफसोस है, तो क्या कहीं यही तो नहीं है जो पुलिस वाले जिस तरीके से शक कर रहे हैं। क्योंकि जो पूछताछ हो रही है एमा से बिल्कुल डिफरेंट हो रही है और लिज़ी से अलग हो रही है। लिज़ी से जो पूछताछ हो रही है वो ये मानकर हो रही है कि कत्ल उसी ने किया है, और एमा से बाकी उसी के बर्ताव के, घर के माहौल के बारे में बातचीत हो रही है। तो 2-3 दिन तक तो बहुत ही डर कर अपनी बहन के साथ सोई। फिर उसकी हरकतों से लगा कि पता नहीं अगर ये कत्ल इसी ने किया तो मेरा क्या होगा। उसने फिर 2-3 के बाद बहाना बनाया और दूसरे कमरे में अंदर से खुद को लॉक करके और एमा अलग सोती। अपनी बहन से डर गई थी वो। और जिस घर में इस तरीके की चीज़ इंसिडेंट हुआ वहाँ एक माहौल भी ऐसा हो जाता है। तो लेकिन अब वो अपनी बहन से डर रही, जिस बहन से वो बचपन से एक साथ पली बड़ी हैं, प्यार था, लेकिन उसकी हाव भाव, उसकी हरकतें, उसकी बातचीत, रात को उसका उठना, जागना, टहलना और फिर ये भी कहना कि अच्छा हुआ जो हो गया, तो कहीं ना कहीं एमा डर गई उसको लेकर। अब इधर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है। आखिरकार 11 अगस्त, 7 दिन बीत गए थे दोनों कत्ल को। 11 अगस्त को फॉल रिवर पुलिस ने यह तय किया कि कोई भी और सस्पेक्ट नहीं है, बाहर से कोई कातिल आया नहीं है, जो भी है घर के अंदर का है, और जितनी भी चीज़ें इशारा कर रही हैं वो लिज़ी की तरफ कर रही हैं। और ये 11 अगस्त को ऐसा क्यों हुआ, उसकी वजह एक और थी कि पुलिस को ये पता चला कि जब ये 4 अगस्त को कत्ल हुआ और एक पुलिस अफसर ने वो दाग देखा और उसने कहा कि ये कपड़े जो है इन्वेस्टिगेशन में है, इसको आप संभाल कर रखना, हम ले जाएंगे। अब उस वक्त उतार नहीं सकते थे, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन की आती रहती थी। 5 अगस्त को जब एक पुलिस की टीम घर में घुसी तो उसने देखा कि लिज़ी किचन में है और किचन में वो उसी ड्रेस को आग के हवाले करके जला रही है जिस पे एक दाग था। अब पुलिस ने कहा कि ये आप कपड़े क्यों जला रही हो, ये एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। उसने कहा नहीं, इस पर पेंट लग गया था और उस घर में कुछ वक्त पहले पेंट भी हुआ था। उसने कहा एक ताज़ा पेंट था, वो लग गया, तो इसलिए आप किसी काम का नहीं। और जब तक वो पुलिस वाला पहुंचा तब तक वो कपड़े जल चुके थे। अब पुलिस के दिमाग में ये था कि एक एविडेंस हो सकता था कि वो सूप का निशान ना हो, ब्लड। और पुलिस बार बार जब लिज़ी से पूछताछ कर रही थी तो उसके हाथ, शरीर के कपड़े जो उसने पहने हुए थे, जूते, चप्पल, हर चीज़ पे ध्यान दे रही थी। यहाँ तक कि उसके कमरे में जा जाकर उसने तलाशी ली, लेकिन कहीं से भी कोई ब्लड स्टेन, खून के निशान, ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली, हथियार नहीं मिला। और इसी बीच में एक रोज़ ये भी हुआ कि एमा ने एक दिन देखा, वो ढूंढ रही है 11 अगस्त से पहले, और वो देखी कि अचानक वो कहीं नहीं है लिज़ी। वो घबरा गई तो ढूंढते ढूंढते बेसमेंट में पहुंच गई। जब बेसमेंट में पहुंची तो उसने देखा कि लिज़ी वहाँ कुछ धो रही है, पर उसे दिखाई नहीं दिया। इसके बाद उसने पूछा क्या, उसने कहा नहीं, कुछ हम फिशिंग के इक्विपमेंट्स हैं वो सब धो रहे थे। वो चली गई। बाद में जब एमा ने देखा तो वो असल में कुल्हाड़ी थी, और अब ये कुल्हाड़ी वही था जिससे कत्ल किया गया या कुछ और, घर में कुल्हाड़ी पहले से था, ये कहा नहीं जा सकता। तो खैर ये सारी चीज़ें थी, पर एमा ने ये बात पुलिस को नहीं बताई, क्योंकि एक तरफ उसे अपनी बहन से प्यार था और दूसरी तरफ ये भी था कि पता नहीं ये कातिल है कि नहीं है, कुछ सबूत नहीं था। आखिरकार 11 अगस्त को पुलिस ने लिज़ी को अपने ही माँ और सौतेली माँ और बाप के कत्ल के इल्ज़ाम में वारंट लेकर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद केस यही बनाया
कि इसने अपने माँ बाप का कत्ल किया क्योंकि इसका पिता इसका ध्यान नहीं रखता था, सौतेला सलूक करते थे, हम माँ भी। तो 11 अगस्त 1892 कत्ल के एक हफ्ते के बाद लिजी को गिरफ्तार कर लिया गया। जैसी ये खबर आई कि एक रईस शख्स जिसके पति पत्नी का कत्ल हुआ और उसकी बेटी ही कातिल है, पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने अपनी कहानी बताई कि इन दोनों को हथौड़े से, बल्कि कुल्हाड़ी से मारा गया था, एक्स, और इसका नाम वही दिया गया था। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसके हिसाब से एंड्रयू के शरीर पर कुल्हाड़ी के 11 वार किए गए थे, 11, और जो एबी के शरीर पर थे वो 18 वार किए गए थे, 18। और बहुत, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से जो एंड्रयू को पहला वार किया गया था उसी में उसकी जान चली गई थी, तो फिर बाकी 10 करने का मतलब नहीं था। सेम एबी के साथ भी था कि उसको एक वार में ही मौत हो गई थी, लेकिन फिर 17 वार और किया गया। इसका मतलब है कि कोई बेहद ज़्यादा जिसने नफरत करता था उसी ने यह काम किया है। इन सारे पॉइंट्स को उठाकर अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार करने के बाद अब पुलिस अदालत में पहुंचती है, मामले को ले जाती है। अगस्त का महीना था, करीब 10 महीने बीत जाते हैं सारी चीज़ों में। इसके बाद 1893 1 जून को ट्रायल शुरू होता है। इस ट्रायल पे पूरे अमेरिका की नज़र थी कि क्या होगा, क्या एक बेटी अपने माँ और बाप की कातिल निकलेगी, सेम वैसे ही जैसे यहाँ पे आरुषि को लेकर उस वक्त था कि क्या एक माँ बाप अपनी बेटी का कातिल निकलेगा। यहाँ पे उल्टा था कि एक बेटी ने अपने माँ बाप को मार सकती है। ये वो सवाल थे जिसने इस केस को जिंदा किया हुआ था, और तमाम मीडिया में, ये सुर्खियों में। तो अब 1 जून को जब ये ट्रायल शुरू हुआ तो इसकी पूरी रिपोर्टिंग होने लगी, तमाम चीज़ें रखी गई सामने ज्यूरी के, और जो पूरे ज्यूरी मेंबर थे। करीब 19 दिन तक ये ट्रायल चला। 19 दिनों में पुलिस ने अपनी पूरी कहानी सुनाई, और कहानी यही थी कि बेटी अपने बाप से नफरत करती थी क्योंकि माँ की गुजरने के बाद दूसरी शादी की थी, और अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने ससुराल बीवी, जो दूसरी बीवी है, उसके घर वालों के लिए कर रहे थे। हमारे सारी प्रॉपर्टी जा रही थी, हमारी देखभाल ठीक से नहीं कर रहे थे, रिस्ट्रिक्शन था, बाकी बच्चों की तरह आज़ादी नहीं थी, हम पार्टी नहीं कर सकते थे, हमारी शादी नहीं हो रही थी। फिर वो कपड़े का कि एक दाग मिला लेकिन वो कपड़ा जला दिया, ये सारी चीज़ें थ्योरी रखी। तो ये था कि एक बेटी ने अपने माँ बाप को कुल्हाड़ी से मार डाला। अच्छा, ये 1 जून को ट्रायल शुरू हुआ था। इत्तेफाक से ट्रायल शुरू होने के 5 दिन के बाद इसी फॉल रिवर में एक और कत्ल होता है, और इस बार भी एक कत्ल एक एक्स यानी कि कुल्हाड़ी से किया गया था। अब जैसे ये 5 दिन के अंदर अंदर ये कुल्हाड़ी से एक दूसरे कत्ल की बात आती है, बात ज्यूरी तक पहुंचती है, मीडिया में भी थी। अब ये था कि अगर अच्छा, ये कत्ल एकदम सेम हूबहू उसी तरीके से था, बहुत ही बेदर्दी से। अब यहाँ पे ये सवाल एक उठा दिया गया जो लिजी बॉर्डन के वकील की तरफ से, एकदम सेम कत्ल है, तो हो सकता है कि सेम कातिल हो जिसने मिस्टर एंड मिसेस बॉर्डन का कत्ल किया हो, जबकि हमारी जो मुवक्किल है वो तो पुलिस हिरासत में है, तो वो कत्ल कर नहीं सकती। तो अगर वो नहीं कर सकती तो फिर ये कातिल बाहर कौन है? और ये ज़रूरी तो नहीं है कि वो एक ही कत्ल किया, उसने उन दोनों का भी कत्ल किया हो 4 अगस्त को। अब यहाँ पर ये एक शक की बीज बो दी गई, ज्यूरी को लगा कि ये बात सही हो सकती है क्योंकि लिजी तो अंदर है। अब ये सारी चीज़ें होती रही, बहस चलती रही। 19 दिन के बाद 20 जून 1893, 20 जून 1893 को ज्यूरी ने अपना फैसला सुनाया। ज्यूरी का फैसला ये था कि इस केस में तमाम कहानियाँ हैं कि ऐसे हुआ, उस दिन घर में ये थे, पहले एबी को मारा गया, फिर मिस्टर एंड्रयू को मारा गया, और लिजी के उनके साथ अच्छे रिश्ते नहीं थे, सब कुछ ठीक है। लेकिन एक भी डायरेक्ट ऐसा एविडेंस या सबूत नहीं है जो ये साबित करे कि लिजी ही कातिल है। ना आलाए कत्ल जिससे कत्ल किया गया वो, न कोई ऐसा फिंगरप्रिंट्स, न खून के निशान उन कपड़ों पर, कि ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली। तो सिर्फ कहानियों के आधार पर किसी को सज़ा नहीं दी जा सकती। लेकिन अदालत ने कहा कि जो बाकी सारी चीज़ें हैं जो शक पैदा की गई, उससे साफ लगता है कि लिजी कहीं ना कहीं गुनहगार है, लेकिन उसको गुनहगार साबित करने के लिए जो सबूत चाहिए वो एक भी नहीं है। तो ये इंसाफ होगा नहीं अगर बिना सबूत के हम उसे सज़ा दे दें। लिहाजा ये ज्यूरी जो है लिजी बॉर्डन को रिहा करती है। जैसी रिहाई का आदेश आया, लिजी कोर्ट रूम से बाहर आई, मीडिया के लोग थे, और उसने बाकायदा उस वक्त एक कोट दिया था कि आई एम द हैप्पीएस्ट वुमेन इन दिस वर्ल्ड, मैं दुनिया की सबसे ज़्यादा जो खुश होने वाली महिला हूँ वो मैं हूँ, इस सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस वक्त। एमी भी लगातार उसके साथ थी इस कोर्ट की हियरिंग में, ट्रायल के दौरान, और एमी का भी इसकी रिहाई में एक बड़ा हाथ रहा। एमी को भी कटघरे में एक गवाह के तौर पे खड़ा किया गया। एमी से पूछा गया अपनी बहन लिजी के बारे में, और उसने वो सारी चीज़ें बताई कि लिजी ये थी वो थी। उससे ये भी कहा गया कि आपको लगता है वो कातिल हो सकती है, उसने इनकार किया।
उसने अपनी बहन को बल्कि बचाया। यहाँ तक कि वो जो कपड़े जलाने की बात थी जिस पे एक बूंद, एक निशान था शायद खून का, जो उसने कहा था कि सूप का है, उसने वो भी अपने ऊपर ले लिया और कोर्ट में कहा कि वो कपड़े मैंने ही जलाने के लिए कहा था क्योंकि उस पर पेंट लग गया था। तो वही बयान था जो लिजी का था। एक तरह से उसने अपनी बहन का डिफेंड किया, बहन के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। बड़ी बहन थे एमी, उससे करीब 3 साल। तो ये भी एक अहम गवाही साबित हुई जिसकी वजह से जूरी ने लिजी को बरी कर दिया। अब ये सब कुछ हो गया, लिजी वापस घर आती है। घर आने के बाद अब ये था कि बहुत खुश, अब वो पार्टी करती है, उसे कोई टोकने वाला रोकने वाला नहीं। एमी भी अब उसे देखकर खुश है, उसे भी लगता है चलो शायद हम गलत सोच रहे थे इसके बारे में, और फिर इधर उधर घूमना शुरू करती है। लेकिन जहाँ पे ये रहते थे फॉल रिवर के आसपास, वहाँ के लोगों को पता नहीं क्यों यकीन था कि ये कातिल लेजी है। उन लोगों ने लेजी से दूरी बनानी शुरू कर दी। यहाँ तक कि वो जिस चर्च में जाती थी उस चर्च में भी लोगों ने उससे बात करना बंद कर दिया, एक तरह से उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया। ये बात एमी को बहुत बुरी लगती थी, एमा को, सॉरी। और वो कहती थी लेजी से कि तुझे बुरा नहीं लगता कि तुझे लोग तेरा बायकॉट कर रहे हैं और ये ऐसा है। वो कहती थी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है। अच्छा, उस वक्त जब ये दोनों आए और बाहर, तो इनकी जो मिस्टर एंड्रयू ने की जो प्रॉपर्टी थी सारी, सब कुछ मिलाकर, वो उस ज़माने में 1892 में करीब $52 मिलियन। तो आप सोचिए कितना होगा, करीब $52 मिलियन आज के ज़माने में, मतलब पता नहीं कितने करोड़। अब तो डॉलर के रेट वैसे ही भाग रहे हैं। तो $52 मिलियन की प्रॉपर्टी थी जो जिसकी हकदार सिर्फ ये 2 बहनों थी, और इन दोनों बहनों के पास ये सब कुछ आ गया था। तो जो लिजी चाहती थी एक आज़ाद ज़िंदगी, वो जी रही थी। एमा के मन में अभी भी ये था कि उसके पिता भी नहीं है, माँ भी नहीं है, यतीम हो गई। लेकिन उसने देखा कि लिजी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, दुनिया बैकआउट कर रही है, दोस्त उसके हैं नहीं, सब दूरी बनाए हुए हैं, सब उससे डर रहे हैं। तो इसके बाद फिर उसने कुछ लड़ाई झगड़ा भी हुई। एक रोज़ क्या हुआ कि एक बाहर में इसी बायकॉट के लेकर एमा लड़ पड़ी दूसरों से कि तुम मेरी बहन के साथ ऐसा क्यों करते हो। अदालत ने भी उसे छोड़ रखा, बरी कर दिया, कोई सबूत नहीं कि वो कातिल है। तो अपनी बहन के लिए लड़ रही थी। लड़ने के बाद बीच में लिजी आती है और उसके बाद कहती है कि इन सब की बातों को सुनने का कोई मतलब नहीं, छोड़ो आओ। उसके बाद दोनों वहाँ से निकलते हैं, घर आते हैं। घर आने के बाद एमा पूछती है कि तुझे सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब दुनिया तेरे बारे में ये सोचती है, तुझसे दूरी बनाती है, बात नहीं करती है। तो उसने कहा नहीं पड़ता। उसने कहा क्यों? उसने कहा कि क्योंकि मैंने ही अपने माँ और बाप को मारा है, मैं ही कातिल हूँ। ये सुनकर एमा एक तरह से लगभग बदहवास सी हो गई। उसने कहा तू क्या कह रही है? उसने फिर कहते हैं कि पूरी कहानी सुनाई। उसने कहानी सुनाई कि 4 अगस्त 1892 को, उसने पहले से अपने माँ बाप से तो गुस्सा थी, उसने सुबह 9 बजे पहला कत्ल अपनी सौतेली माँ का किया था, कुल्हाड़ी से 18 वार किए थे। बोला उसके बाद मेरे कपड़ों पे खून आ गए। फिर मैं गई, मैंने कुल्हाड़ी धोया बेसमेंट में जाकर, मैंने अपने वो खून से सने कपड़े धोए, और फिर उसके बाद अचानक मुझे आवाज़ आई कि डैड आ चुके हैं, यानी मिस्टर एंड्रयू। अब माँ जो थी वो 3rd फ्लोर पे थी, मिस्टर एंड्रयू 1st फ्लोर पे थे, ये बेसमेंट में थी। जब इसे आवाज़ आई कि डैड आ चुके हैं और उसे पता था कि घर में इस वक्त कोई और है नहीं, तो इसने कहा कि मैंने वो पहले कत्ल के बाद खून से सने कपड़े धोए, कुल्हाड़ी धोई। कपड़े उतारने के बाद मैंने कोई कपड़े नहीं पहने क्योंकि अभी मुझे दूसरा कत्ल करना था। और इसके बाद कहती कि मैं नंगे बदन कुल्हाड़ी हाथ में लेकर एंड्रयू के कमरे में दाखिल हुई। एंड्रयू हमेशा वॉक करने के आने के बाद थोड़ी देर के लिए सो जाता था। उसके बाद वो उसी हालत में कमरे में पहुंची और पहला वार कुल्हाड़ी से उसके सर पे मारा। पहले वार में एंड्रयू की मौत हो गई, लेकिन वो यकीन कर लेना चाहती थी, इसलिए उसने अगले 10 वार और किए। और ये सब करने के बाद अब उसने वापस कुल्हाड़ी बेसमेंट में रखे। चूँकि वो कपड़ा उसने कोई पहना नहीं था, नंगे बदन थी, वापस आती है और कपड़े चेंज करती है, और फिर करीब 11 बजे वो शोर मचाती है। तो कपड़ा पहला कत्ल के बाद धुलने, सब कुछ करने में, फिर दूसरा सारे कपड़े उतार कर अपने बाप को मारने में, और फिर बाकी चीज़ें साफ़ करने में करीब 2 घंटे का वक्त लगता है। और इसीलिए इन दोनों की मौत के बीच में ये 2 घंटे का गैप था। ये बात वो अपनी बहन को कहती है, बहन सुनती है, लेकिन अदालत बरी कर चुका था, सबूत कुछ और था नहीं। सुनने के बाद एबी में ये करती है कि वो घर छोड़ देती है और वो दूसरी जगह चली जाती है। दोनों के प्रॉपर्टी के भी लगभग बंटवारे हो गए थे। और फिर कहते हैं कि दोनों बहन कभी नहीं मिलते, लेकिन ये राज कभी बाहर नहीं आता। बाद में अलग अलग सोर्सेस से बातें सामने आती हैं। फिर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी
इसके बाद अब दोनों बहनें अलग हो गई, दोनों बहनें अलग अलग रहने लगीं। फिर लंबा वक्त बीता। 1927 में, जब करीब 1927 60 में पैदा हुई थी, तो 40 और 20 60 67, जब 67 ईयर की हो गई लिजी, तो एक बीमारी से इसकी मौत हुई 67 ईयर में। तब भी इसके पास काफ़ी पैसे थे, बाप की छोड़ी हुई सारी विरासत थी। लिजी की मौत के ठीक एक हफ्ते के बाद उसकी बड़ी बहन एमा की भी बीमारी से मौत हो जाती है। इन दोनों बहनों को इसी फॉल रिवर में इनके ख़ानदानी कब्रिस्तान में ले जाकर दफना दिया जाता है, और ये दोनों आज भी वहीं दफन है। अब दोनों मर गई, कोई और इनकी जो मिल्कियत थी उसका कोई हकदार नहीं था। तो फिर अदालत ने, और जो बाकी चीज़ें थी, इनके जो कज़न और बाकी लोगों में, क्लोज़ दोस्तों में, सारी चीज़ों को अलग अलग करके पैसे बांटे। हर एक के हिस्से में कुछ कुछ $1000 है, और उन सभी को बांटा। लेकिन आज भी ये केस अमेरिका के इतिहास में एक अनसुलझा केस है। आज भी ये नहीं मालूम कि एंड्रयू को और उनकी वाइफ को किसने मारा। क्या वाकई लिजी कातिल थी? कातिल थी तो फिर कोई सबूत कभी क्यों नहीं मिला? तो ये एक अनसुलझा केस है, एक ऐसा केस जिस पे ज़्यादातर लोगों का यही मानना है कि कातिल लिजी ही है, और उसने अपनी बहन से कहा, लेकिन इस बात की तस्दीक करने वाला भी कोई नहीं है। तो ये थी कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज अनियाशा का जन्मदिन है, और अनियाशा 6 साल की हो गई। हैप्पी बर्थडे बेटा, हमेशा खुश रहो। हमारे यहाँ HR टीम में बबीता है, बहुत ही होनहार, मिलनसार, हर वक्त हम लोगों की मदद करने वाली। तो बबीता की बिटिया है अनियाशा। तो हैप्पी बर्थडे अनियाशा, और हमेशा अच्छी रहो, और खूब माँ बाप का नाम रोशन करो बड़ी होकर, यही दुआ है। साथ ही रविकांत जायसवाल, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे रवि भाई। और शशि भूषण तिवारी, इसके अलावा विजय, राकेश, राजीव, मणि, तरुण, बल्कि प्रमोद, मनोज, बाकी नाम चला गया होगा, इन लोगों ने भेजा है। त्रिलोक मित्तल, उधम सिंह वाला, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे त्रिलोक जी। और प्रमोद, इसके अलावा उत्तर प्रधान, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे उत्तर। और ये जगदीशपुर छत्तीसगढ़ से हैं। प्रियंका, सुगम, श्रुति, अर्पित, लॉरिस, इसके अलावा गुरुजी, अजय, उत्कल और प्रेमलता ने भेजा है। साथ ही आदित्य तिवारी का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे आदित्य। इसके अलावा शाहीन लाल का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे शाहीन जी। और ये प्रफुल्ल ने भेजा है। हर्ष, इनका बर्थडे कल था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे हर्ष। और ये सुभाष वर्मा और प्रियंका जी ने भेजा है, इनके बेटे हैं। आयान यादव, इनका कल है बर्थडे 30 को, कल कहानी होती नहीं, तो एडवांस में हैप्पी बर्थडे आयान। और सौरभ यादव ने भेजा है। साथ ही सूरज तिवारी का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सूरज। और दीपक तिवारी ने भेजा है, इनका कल है, तो एडवांस में हैप्पी बर्थडे सूरज। रोहित शर्मा, इनका भी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे रोहित। अभिषेक निगम ने भेजा है। साथ ही भावना उर्फ लीला कुमारी लोहार, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे भावना जी। और प्रकाश कुमार लोहार जी ने भेजा है, राजस्थान के हैं ये लोग, लेकिन फिलहाल सऊदी अरब में रहते हैं, वहीं काम करते हैं। साथ ही गगनदीप सिंह, थैंक यू सो मच आपके इस मेल के लिए, और एक कहानी की फरमाइश की है। इसके अलावा राजेश गोरखा, ये नेपाल से है, और फिलहाल सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में है, और शिफ है। एंड थैंक यू सो मच आपके इस प्यार के लिए राज गोरखा साहब। बाबू घोषी, ये भी सऊदी अरब से हैं, और थैंक यू सो मच आपके इस मेल के लिए बाबू। रमनशु शुक्ला, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। और उन्होंने लिखा कि नेटफ्लिक्स पे कोई सीरीज देख रहे थे, मर्डर इन द कोर्ट रूम, और उसमें कहीं को मैं दिखाई दिया, मैंने ही नहीं देखा अभी, पर थैंक यू भेजने के लिए। विकास कुमार, छठ पूजा, एक तो आप तमाम लोगों को बहुत बहुत बधाई छठ पूजा की, और बहुत सारे लोगों ने मेल लिखा था, मैं भूल गया था, तो छठ पूजा की बहुत बहुत बधाई। साथ ही सलील जैन, शुभम जैन एंड फैमिली, थैंक यू सो मच आपके इस प्यार के लिए और कहानी सुनने के लिए। कमल जगोरिया, आपने एक मेल लिखा है, आपके कॉलेज का जो इशू है मैंने अपनी यूनिवर्सिटी रिपोर्टर को बोल दिया है, जो भी हेल्प होगी ज़रूर होगी। इसके अलावा मोहित पुंज है, एक कहानी की इन्होंने फरमाइश की है, मैं जल्द सुनाता हूँ आपको। साथ ही फिरोज़ अंसारी हैं। इसके अलावा नीलम और भूपेंद्र, इनकी एनिवर्सरी है, ये दारूहेड़ा से है, हरियाणा, तो हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी नीलम जी और भूपेंद्र जी। इसके अलावा शाकिर अंसारी की भी एनिवर्सरी है, पर इन्होंने नाम अपनी वाइफ का लिखा नहीं, पर बहुत बहुत बधाई, मुबारक। साथ ही मणि एंड तरुण, इनकी भी मैरिज एनिवर्सरी है, तो आप दोनों को भी बहुत बहुत बधाई।